गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम निबंध के बारे में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर है हमारा 29 और पेज नंबर है हमारा 174 में। तो ऐसे है भारत में प्रजातंत्र का भविष्य। ये निबंध करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि निबंध क्या होता है। ठीक है, ये बच्चों सिर्फ समझने के लिए है, ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि निबंध का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ। किससे बंधा हुआ? नियमों से बंधा हुआ। निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या है। अब बच्चों, निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध के विषय के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाषा सरल, सुबोध तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। निबंध की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में विषय का निचोड़ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इन नियमों का हमने ध्यान रखना है। तो बच्चों, निबंध के मुख्य 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हम आरंभ शुरू करते हैं। आरंभ का मतलब जब शुरुआत करते हैं, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। उसके नीचे हम फिर मध्य भाग देते हैं। मध्य भाग हम विस्तार से लिखते हैं। उपसंहार का जो अंत होता है, अंत का मतलब हम सारा निचोड़ उसमें देते हैं। तो आरंभ में हम क्या लिखते हैं? इसके अंतर्गत विषय परिचय दिया जाता है और इसका आकर्षक होना आवश्यक है। मध्य भाग में हम विस्तार से लिखते हैं या फिर हम पॉइंट्स देकर उनको एक्सप्लेन करते हैं। उपसंहार सबसे लास्ट में जो हम लिखते हैं, अंत में विषय का निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बच्चों सिर्फ समझने के लिए था, ये सिर्फ आपकी निबंध की इंट्रोडक्शन थी। अब हम आते हैं बच्चों निबंध में। पहला, ये हमारा फर्स्ट टर्म में है और ऐसे नंबर 1 है। ठीक है, क्या है? भारत में प्रजातंत्र का भविष्य। ठीक है, रूपरेखा दी है, ये पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सीधा लेख भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे पहले मैं बताया मैंने, आरंभ में प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे? एक अच्छे राष्ट्र की चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्या कहा था? मेरे विचार में राष्ट्र का सबसे बड़ा पाप है जनता की अवहेलना और हमारे पतन का कारण भी यही है। कितना भी राजनीतिक दौड़ धूप करो, वह व्यर्थ ही सिद्ध होगा जब तक कि देश की साधारण जनता शिक्षित नहीं होती। शिक्षित का मतलब पढ़ी लिखी नहीं होती। उन्हें आवश्यक भोजन एवं आवास नहीं मिलता। तो उसके लिए बच्चे फिर नीचे से आ जाओ। यदि हमें भारत का पुनः निर्माण करना है तो इसके लिए हमें मतलब पूरा प्रयत्न में कोशिश करनी होगी। ये कथन प्रजातांत्रिक आस्थाओं वाले देश के लिए सत्य है। भारत में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार बनी। तो बच्चों, आप ये जो लाइन है ना, ये आप कट भी कर सकते हो। ठीक है, ये कट भी कर सकते हो। अब हमने सबसे पहले प्रजातंत्र क्या होता है बेटे? जनता के लिए और जनता के द्वारा बनी सरकार को प्रजातंत्रीय सरकार कहा जाता है। मतलब जनता के लिए और जनता के द्वारा ही बनाई गई सरकार को हम प्रजातंत्रीय सरकार कहते हैं। ठीक है, इसकी सर्वोच्च सत्ता जो ऊंची कुर्सी जनता के हाथ में होती है। इस सत्ता में हमारा अभिप्राय है कि जनता को ये अधिकार हो जाता है कि वह लोकप्रिय शासन की स्थापना के लिए उस शासक वर्ग को पदच्युत में चुन सकती है। अपने पोस्ट के लिए उसको चुन सकती है जो उसकी सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता है। अतः प्रजातंत्र में शासन का कार्यभार प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि ही संभालते हैं। ठीक है, आगे आ गया प्रजातंत्र से पूर्व की स्थिति एवं आधार। प्राचीन काल में प्रजातंत्र के स्थान पर
राजतंत्र था। इट मीन पुराने ज़माने में प्रजातंत्र नहीं हुआ करता था, सरकारें ये नहीं हुआ करती थी, उसके स्थान पर राजाओं का राज हुआ करता था, राजा राज करते थे। इसमें राजा का ही शासन होता था। राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का या लड़की ही राजा रानी बनते थे। आगे चलकर अन्य शासन प्रणालियाँ जनता के सामने आई तो ये राजतंत्र शनि शनि का मतलब धीरे धीरे समाप्त हो गया और अंग्रेजों के ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित साम्राज्य बना। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे अंग्रेजों के बंधन से छुटकारा हमें मिल गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारे देश में लोकतंत्र पर आधारित गणराज्य की स्थापना हुई। भारत का प्रजातंत्र लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। बस इधर तक ही रखेंगे, ये लाइन आप कट कर दो। ठीक है, आगे उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है सच्ची सुख शांति प्राप्त करना और सुख शांति केवल स्वतंत्रता में ही है, इट मीन आज़ादी में ही है। प्रजातांत्रिक शासन में हमको लेखन पठन पाठन एवं विचार में अभिव्यक्त करने तथा अपने अनुसार सरकार बनाने की पूर्ण आज़ादी प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद उसने जी हमारे देश में कई बार ये छोड़ दो, यहाँ से आओगे अब नीचे आ जाओ। गुण प्रजातंत्र प्रणाली में अनेक लाभदायक गुण विद्यमान हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ जाओ, फिर नीचे वाली लाइन से आ जाओ। ये वाली लाइन इधर से आर्थिक समता का अवसर प्राप्त होता है। फिर इधर से आ जाओ, किसी नेता के प्रतिकूल होने पर दूसरे नेता का चयन कर लेते हैं। इस प्रकार राजनीतिक नेताओं पर प्रजा का नियंत्रण सर्वथा बना रहता है। अब हानियाँ क्या हैं इसमें? ठीक है, हानियाँ मीन क्या नुकसान है? प्रजातांत्रिक शासन में प्रत्येक नागरिक अपने को इतना अधिक स्वतंत्र मीन आज़ाद समझता है कि वह सरकार की किसी भी आज्ञा को नहीं मानना चाहता। उसको इस सरकार में मनमानी करने का अवसर अधिक प्राप्त होता है। कभी कभी वह इस भय के न होने से देश की बहुत बड़ी क्षति करता है। फिर नीचे आ जाओ बच्चों, ये वाली लाइन से कभी कभी अयोग्य व्यक्ति वोटों के आधार पर सरकार में पहुंच जाते हैं। इट मीन जो बनने के लायक नहीं होते हैं वो भी आगे आकर अपने वोटों के द्वारा सरकार में पहुंच जाते हैं। अशिक्षित जनता जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वो बल्कि जाति पाति के आधार पर वोट देती हैं। ऐसे अयोग्य व्यक्ति जो है वो देश का बहुत बड़ा अहित करते हैं, इट मीन उनका भला नहीं करते हैं। वे देश की प्रगति में अड़ंगा डालते हैं, इसमें देश की हानियाँ होती हैं। उसके बाद प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य नियम, कौन से जरूरी नियम हैं? प्रजातंत्र की सफलता के लिए निष्पक्ष चुनाव, जनता का सुशिक्षित होना और सर्वरूपेण समानता का होना आवश्यक है। देश की जनता को राष्ट्रीय, सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण में स्वतंत्र होना चाहिए। बस इधर तक ही रखते हैं। अब सबसे एंड में हम क्या लिखेंगे? प्रजा, ये सारा निचोड़ है। प्रजातंत्र का भविष्य उस समय अंधकार में प्रतीत होने लगता है। कब? जब चंद स्वार्थी लोग अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए समाज के ताने बाने को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र एक डंकोसला प्रतीत होता है। फिर भी प्रजा को विवेक से कार्य करके अपने प्रजातंत्र को शून्य बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों ये देखो, आप ये सारे पॉइंट्स है ना, ये बहुत लंबा है, आपने इसको छोटा करना है। ठीक है, जो जो लाइनें आपको अच्छी लगेंगी आपने उसको सीधा लिख देना। अगर आप पॉइंट से लर्न कर सकते हो पॉइंट बना के लिख लेना, नहीं तो आप सीधा लिख देना, पॉइंट भी नहीं लिखने, सीधा जो आपके एग्ज़ाम की शीट होती है ना पेपरों की, वो 1.5 होनी चाहिए। तो ठीक है, आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने शब्दों कोशिश करो आप अपने मन से खुद बनाओ, इजी करके बनाओ। तो अगर आपके पास कोई दूसरी ग्रामर बुक है तो आप उसमें से भी कर सकते हो। धन्यवाद।